जानबूझ के मारता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस साल के बच्चे हमारे पिछले साल के जैसे नहीं है कि एकदम सिलेबस भगा भगा के पढ़ाना है। आराम से पढ़ना है, टाइम आपको मिलना चाहिए। एनीवे, स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? सर कब से दिख रहा है। मैं क्या लिखा हूँ, कोई बताएगा कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? एरिया अंडर कर्व। चैप्टर शुरू होने से पहले चैप्टर के बारे में मीठी मीठी बातें, जरूरी बात है। पहला जरूरी बात यह है कि बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए लगते हैं 2 से 3 दिन। हम अगर कराएंगे तो रिवाइज करने के लिए लगते हैं 2 से 3 घंटा। फायदा क्या होगा सर? फायदा होगा कि जेई मेंस में एक क्वेश्चन 100 नहीं, 200 नहीं, आप 100 into 100% मानेंगे कि एक क्वेश्चन आता है तो आता ही है। जेई एडवांस में 2 पेपर मिला करके 2 क्वेश्चंस आने की संभावना है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये इतने गारंटी है। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेटा कि पढ़ाने में भले 2-3 दिन लगता है, पढ़ने में 2-3 दिन नहीं लगता है। पढ़ने में लगता है 2 से 3 घंटा। आपके मन में एक सवाल कि सर चैप्टर लेंथी कितना है? जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा उसको तो मालूम रहेगा सर ये चैप्टर का क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री क्या है। थोड़ा और देहाती लैंग्वेज में बोलो तो इस चैप्टर की औकात क्या है सर, ये हम जानते हैं। वन मोर गुड न्यूज, मोस्ट इजी चैप्टर इन 12th, कैलकुलस। अब इससे ज्यादा खुशखबरी तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। अब इससे ज्यादा खुशखबरी यही हो सकता है कि बेटा आप ही में से कोई ये है और आप में से कोई ये है, तो बचपन का फोटो देखकर खुश हो जाएगा और क्या करोगे। इससे ज्यादा खुशखबरी कोई नहीं है कि 12th के कैलकुलस में सबसे आसान चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। कुछ डाउट्स और आपके मन में आएंगे कि सर ये चैप्टर में हमको ऐसा क्या क्या नॉलेज चाहिए जो होना चाहिए हमको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए। तो प्री रिक्विजिट जो हमको चाहिए वो है बेटा ग्राफ ऑफ ये हमको चाहिए ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। और आप बोलोगे कि सर ग्राफ नहीं आता है, आप ग्राफ भी बता देना। अब आप जानते हो कि मैं दुनिया का सबसे दयालु आदमी हूं, बिल्कुल मैं ग्राफ भी बता दूंगा आपको। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि बेटा मैं तो ग्राफ सिर्फ उतना बताऊंगा जितना सवाल में ग्राफ आएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं जो सवाल करा रहा हूं जेई में भी वही सवाल है। जेई में दूसरा सवाल भी आ सकता है, दूसरा ग्राफ भी आ सकता है। तो फॉर दिस आपको सारे स्टैंडर्ड फंक्शन से ग्राफ आने चाहिए, आने ही चाहिए कैसे भी कर गए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, लॉग का ग्राफ, ई पावर एक्स का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, रूट एक्स का ग्राफ, एक्स पावर 3/2 का ग्राफ, सारा ग्राफ आपको आना चाहिए। क्या सर आपने पूरा ग्राफ सिखाया है? ये तो आप जानते हो क्या मैंने ग्राफ, सारा ग्राफ मैंने सिखा के रखा है। अच्छा, इस चैप्टर के बाद में मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा एक कर्व स्केचिंग पे। कर्व स्केचिंग में हम ये चीजें सीखेंगे कि दुनिया का कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो कि आसानी से बन जाए उसका हम कैसे बनाएंगे। वी नो द ग्राफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। वी नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स कि सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। बट द मोमेंट वी सी कि सर एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, हमारे होश उड़ जाएंगे सर। हमसे कोई पूछ ले कि एक्स का ग्राफ क्या होता है, हम बता देंगे सर लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, बता देंगे सर। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछ दिया एक्स इंटू लॉग एक्स का ग्राफ बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा सर। तो इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा।
होपफुली मैं फ्राइडे को ही ये चीज ले लूं, तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किसी भी कर्व को स्केच कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं डरना है कि सर स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ तो आने चाहिए, पॉलिनोमियल सारा आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सारा आना चाहिए, ये सब के ग्राफ, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर, ये तो मुंह पे होने चाहिए सर, ऐसा ही ग्राफ होता है, ये तो आने चाहिए। क्या सर इतना ही हमको जरूरत है? ना, फिर आपको जरूरत है बेटा बेसिक इंटीग्रेशन या बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आपको चाहिए। क्या सर न्यूटन लेबनीज थ्योरम आएगा? बस वो थोड़ी आएगा, जो छोटे मोटे से इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें इंटीग्रेट करके हम लिमिट निकाल देते हैं, बस उतना जरूरी है। अगर आपको ये दो चीज आता है तो बेटा मेरा गारंटी है कि 2 दिन के बाद आप जा करके एडवांस का सवाल लगाइएगा, मेंस नहीं। मेंस को तो आप बोलोगे सर क्या फालतू सवाल है, आप जाइए एडवांस का सवाल लगाइए और आपसे हो जाएगा। अगर 2 दिन में खत्म होता है तो, अगर 3 दिन में खत्म हुआ तो 3 दिन बाद लगाइएगा। सर इस चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है? बेटा इस चैप्टर को रिवाइज करना है जो मैंने बोला 2 से 3 घंटे में उठाइए पिछले 5 साल का पीवाईक्यूज और लगा दीजिए, हो गया रिवाइज, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सर इस चैप्टर में शॉर्टकट्स मिलेंगे, शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, लेकिन एज सच आपको याद नहीं करना है। समझ में आया? ये थे ये चैप्टर को शुरू करने से पहले का आपका इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर के बारे में। आसान है, आसान तब होगा जब आपको ग्राफ आता है स्टैंडर्ड फंक्शन का और बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन आते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर नहीं आता है, बेटा भरोसा मानिए आपको आता है। यही तो चीज बता रहा हूं आपको कि आपको लगता है नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली आपको आता है। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए सारे बच्चे लोग, साथ साथ लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर बहुत आसान है। लिखिए, सारे लोग लिखेंगे एक बार। एरिया अंडर कर्व, बस सुनते जाना है, करते जाना है, साथ साथ लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सर कर्व के अंदर का एरिया निकालना चाहते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वी आर गोइंग टू इवेलुएट द एरिया, नॉट प्रूफ द एरिया। हम एरिया प्रूफ करने नहीं जा रहे सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, हाउ वी कैन से कि सर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ये सारी चीजें हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिस्कस कर लिया है। लिमिट है जो सम मैंने आपको कल भी सिखाया था, वो सब हो गया है। हम एक्चुअली इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि सर ये कर्व है, अब बताइए एरिया कितना होगा, कैसे होगा, प्रोसेस बीच में आ जाएगा, कितना होगा लास्ट में बता देंगे, उससे ज्यादा हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। अब ये पूरा कहानी बेटा 3 चीजों के आसपास घूमता रहता है। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? हाँ जी सर। देखिएगा, ये पूरा कहानी सिर्फ 3 चीजों के आसपास घूमते रहता है। सर कौन कौन सा 3 कहानी है बता रहे हैं आपको। पहला कहानी लिखिएगा साथ में, फर्स्ट कहानी, एरिया बाउंडेड बाय। अब की बार मैं एरिया बाउंडेड बाय लिख दिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं एरिया बाउंडेड बाय लिखूंगा तो मैं ए बी बी लिखूंगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x is equal to a, x is equal to b and x axis। अब जानते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में लिखा है तो आपको समझ में आएगा भी, नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्यों ना हम इसका फोटो बनाए फिर समझे। यस, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पे भी ध्यान देना चाहिए। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x, इस पॉइंट को आप डब्बे में बंद करना कि सर पूरे कहानी में हमारे लिए विलन का रोल करेगा ये। अगर ये पकड़ में आ गया ना सर कर्व कौन सा है, बस सवाल नहीं पड़ जाएगा। कर्व सर दिया क्या है, बस आपको इतना ही समझना है। द मोमेंट यू रियलाइज एंड यू स्केच द कर्व कि सर ये होता क्या है, बनता कैसे, सवाल आपका है, ले जाइए, बन जाएगा आपसे। आइए जरा इसका फोटो बनाते हैं। पहला फोटो आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं बेटा, ये रहा फोटो। मान लिया कि कर्व है आपका कुछ ऐसा,
कर्व है कुछ ऐसा, छोड़ो ना, मैं इतना गंदा क्यों ही मानूं, मैं बस यही मान ले रहा हूं। ये कर्व है आपका, किसका कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये कर्व है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये एरिया कर्व जो बाउंड कर रहा है, x कहां से कहां तक, x जा रहा है बेटा लोग आपका a से लेकर के b तक, a टू b। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा एरिया क्या यही है, ध्यान से सुनिएगा कैसे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अब ये जो फोटो बना और एरिया आपके सामने दिख रहा है, यही एरिया आपको इवैल्यूएट करना है। कौन सा एरिया बच्चा लोग, ये वाला। बात समझ में आई सभी को? जी सर। यस सर। तो आपको एरिया इवैल्यूएट करना है, सिर्फ ये वाला। यस, मैं जानता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, एक्चुअली कर्व बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार आप इसको देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर। बहुत नोट्स बनाना बहुत ही खूबसूरत से, जैसा मैं लिखता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि बच्चे भी वैसा ही लिखे। सुंदर लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? एरिया हम लिखते हैं, अब जो लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, पहला कर्व टाइम ले रहे हैं, बाकी का कर्व टाइम नहीं लेगा। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि किसका वैल्यू दिया गया है, तो आप देखेंगे कि बेटा x का वैल्यू दिया गया है। तो जैसे ही आपने देखा x का वैल्यू दिया गया है, तुरंत लगाइए dx, कि सर हमारा इंटीग्रेट होगा x के रिस्पेक्ट पे। कई दिन पहले आपको ये कहानी बताया गया था कि बेटा d के साथ जो होता है उसका ही लिमिट यहां पे भी होता है, इसलिए जब हम t का पुट करते हैं dt बनता है, तो हम t का लिमिट भी रखते हैं, लिमिट भी चेंज होता है हमारा। सो x कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, a से लेकर के b तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहां पे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो x के टर्म्स में ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए फिर इसमें। मतलब जो भी यहां पे लिखोगे वो f ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए। यहां तक किसी को डाउट बेटा? अब जैसे ही ये चीज आया, इवैल्यूएट करना बिल्कुल आसान है सर, तुरंत कर देंगे हम इवैल्यूएट। हाँ मानता हूं इवैल्यूएट कर दोगे आप। हो गया ये वाला। अब आप जानते हैं कि बेटा आप जेई के स्टूडेंट हैं, इतना प्यार से तो आपको मिलेगा नहीं कर्व। अब देखिए मेरे लिए यही है, लाइन यही रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। सिर्फ ये स्टेटमेंट पे मैं कितने तरीका से कर्व बना सकता हूं, वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक कर्व जो मेरा ऊपर है, दूसरा कर्व जो मेरा नीचे हो सकता है, उसका फोटो कैसे बनेगा बेटा? उसका फोटो बनेगा कुछ ऐसा कि मेरा कर्व हो जाएगा ऐसा, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b आप लेंगे कुछ इस तरह से। कर्व क्या क्या हो सकता है, सारा पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूं कि हो सकता है कि आप ग्राफ बनाने जाओ और ग्राफ आपका ऐसा बन जाए। अब आप देखेंगे y एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। कौन सा एरिया बाउंड कर रहा है बेटा? बाउंड मतलब घिरा हुआ। कौन सा एरिया घिरा है? सिर्फ ये वाला एरिया घिरा है सर। इसका मतलब कि अगर मैं एरिया फाइंड करने जाऊं तो बेटा कौन सा एरिया हम फाइंड करेंगे? ये वाला। किसी को दिक्कत बच्चा लोग? नो सर। नो बिल्कुल सर। अभी तक आसान चल रही है। जब तक थ्योरी चलेगा बिल्कुल कहानी आसान चलेगा। ये एरिया सर फाइंड करना है। अगेन एरिया हम फाइंड करेंगे कैसे सर? एरिया इज इक्वल टू, नाउ वी हैव लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, so we will integrate the integration या function with respect to x. x is going from a to b. अब क्योंकि बेटा ये dx है, आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो x के ही फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, तो आप इसको f of x लिखोगे। और मुद्दा ये नहीं है कि आपने ऐसा लिखा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा आपका। फिर आपको समझ में आएगा कि सर हमारा सवाल ये नहीं था कि हम इसको इवैल्यूएट करें,
क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको समझाया गया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आंसर माइनस आ रहा है तो लिख दो, प्लस आ रहा है तो लिख दो, लेकिन आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने को नहीं बोला गया। बेटा आपसे बोला जा रहा है कि एरिया बताना है। सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव और ये हमारा फंक्शन इंटीग्रेट करने पे नेगेटिव आ रहा है, सो आई हैव टू यूज क्या? Mod. मॉडुलस। मॉड। वेरी गुड। अब देखिए आपका दिमाग तुरंत बोला कि भैया मॉड लगाओ, फिर तो आप मॉड लगाएंगे आप। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया मॉड क्यों लगाया, तो बोल रहा कि भैया एरिया नेगेटिव आता। अब कोई बोलेगा एरिया नेगेटिव क्यों आएगा, सीधा बोला क्योंकि ग्राफ नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब सर ये पक्का इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा। और क्योंकि इंटीग्रेशन नेगेटिव हो गया तो सर एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमको मॉडुलस का साइन लिखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन आप तो जेई के बच्चे हैं, बियॉन्ड द थिंकिंग जाना आपकी, बोलते हैं ना ये आदत नहीं है, फितरत है, जाना ही पड़ेगा आपको। और कर्व कैसे मिल सकता है? आपका कर्व बेटा ऐसा भी तो हो सकता है। देखते हैं क्या आपका दिमाग समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाफ एक्सिस के ऊपर हाफ एक्सिस क्या बात है, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा चलो मैं कंटिन्यूस बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है। और आपको सेम चीज x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी, और बीच में पॉइंट दिया है c, और आपको यही बोला गया कि भैया इंटीग्रेट करो, ये वाला एरिया निकालो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, यही तो है एरिया। जहां पे ये चार लोग मिलकर के बाउंड कर रहे हैं जो रीजन को, वही तो है हमारा सर एरिया। इसका मतलब सर हमको ये वाला एरिया इवैल्यूएट करना है और हमको ये वाला एरिया इवैल्यूएट करना है। हाँ जी। अब मैं आपसे बोलूं बेटा टोटल एरिया क्या होगा। लेट्स से कि दिस टाइम दिस एरिया इज A1 एंड दिस इज एरिया A2। इन दोनों फोटो को देखकर अगर मैं एरिया इवैल्यूएट करूं तो बेटा हो जाएगा A1 प्लस A2। हम जानते हैं सर अगर एरिया निकालना है तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अग्री करते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप A2 निकालने जाओगे मॉड बेटा आएगा, तो नेगेटिव, उधर मॉड तो आएगा। फाइनली आपका आंसर A1 प्लस A2 ना होकर के A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, A2 के A1 पहले ही दरवाजा लगा देंगे। कौन सा दरवाजा? जादू का दरवाजा सर। लो लगा दो। बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आगे सर। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप बताइए कि एरिया इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। A1 क्या कैसे लिखा जाएगा बताइए। Integration of अच्छा, A to B. A to C A to C, वेरी गुड। f of x F dx of प्लस X प्लस dx. मॉड, वेरी Mod गुड, mod B to C इंटीग्रेशन B to B. of x f of x dx dx. मॉड बन। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत बेटा लो no sir. नो सर। No sir. समझना है। कल के दिन अगर कोई बोली एरिया अंडर कर्व पढ़ाना है तो खड़ा होकर लाइन से पढ़ा दो। लो भैया यही होता है। क्यों होता है? लेकिन आपको मालूम है कि हमारा एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है। मैं इस चीज को ऐसा लिखूंगा, सिर्फ मैं नहीं। अब आपको याद कैसे करना है इस फॉर्म में, एरिया जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी मॉड एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब कई बच्चे यहां तक रुक जाएंगे, रोना शुरू, सर क्या किया आपने, ऐसा करना नहीं चाहिए, आपने कर दिया ना। भैया रुको, समझाएंगे ना आपको। आपको याद भी यही करना है।
ये याद करना है आपको। जरा समझेंगे कि मैंने लिखा क्या है। सर एफ ऑफ एक्स का आगे सर ले लिया समझ, F2P। आ गया सर समझ। अब आपको मालूम है ये समझ में आपको तब तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको एक सवाल नहीं कराऊंगा। आइए जरा इक्वेशन कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, लिखना बिल्कुल नहीं है, पहले सीखना है उसके बाद लिखना है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x equal to 0, x equal to pi and x axis। पहला अप्रोच, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो सर। आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है मैं जल्दी देता नहीं हूं, इसको इनिशियली नहीं कराता हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप समझते हो मेरी बात को तो आप तैयार हो। आपको अगर मैं बोल दूंगा ना कि अर्थ राउंड नहीं है तो भी आप मान लोगे कि सर अर्थ राउंड नहीं है, और जो हकीकत है कि राउंड नहीं है। तो मैं आपको अभी एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें हम पहले वाले पॉइंट को, जो मैंने आपको बोला था कि बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। नाउ अगेन cos x तो बेटा हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका ग्राफ मैं मानता हूं मेरे को नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं आता है सर, मैं रोऊंगा थोड़ी ना एग्जाम में, लेकिन हमको ये फॉर्मूला आता है सर। डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे चलते हैं। लेट्स ट्राई मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? एरिया ए से लेकर के बी मॉड एफ ऑफ एक्स डीएक्स। यही होता है बच्चा लोग? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी यस सर। हाँ, अब मैं देखो आवाज नहीं आ रही इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि फोकट के 4 मार्क्स लेने नहीं है आपको। आप तो ये समझते हो सर ये चैप्टर आसान है तो ये तो फिर हमारे लिए नहीं है सर, हम तो डिफिकल्ट आदमी है सर। अपन सर जेई मेंस को थोड़ी भाव देता है सर, अपन तो एडवांस वाले हैं। 8 लोग निकल गए, दो 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 4 लोग निकल गए ना, 2-2 4 लोग निकल गए। क्यों निकले भैया? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर आ रही है। यस सर। हाँ जी, फिर अब क्या करेंगे बेटा? बस सवाल बनाएंगे सर। ए इज इक्वल टू ए कौन है बताएंगे? बोल दो, आगे बोल दो। सर। 0 से लेके पाई तक होगा। मॉड में फंक्शन की जगह पे cos फिर cos x dx आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर याद आना चाहिए कि हम मॉडुलस को डायरेक्टली ओपन नहीं करते, हम मॉडुलस को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्टली Yes. इंटीग्रेट नहीं करते। वी हैव टू ब्रेक जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इंटीग्रेशन तब होगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। या तो फंक्शन बिहेवियर चेंज कर दे। अब यहाँ पे ए जो होगा वो होगा, हम जानते हैं कि सर हमारा जो एक्स का लिमिट है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में आता है। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सर ये टूट जाएगा क्योंकि अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। एक्स का लिमिट जैसे ही फर्स्ट से सेकंड में गया cos x भी चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, तो हमको इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ेगा सर। कहां से कहां तक तोड़ेंगे कोई बताएगा? 0 से 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से फिर पाई। मॉड cos x dx प्लस में पाई बाय 2 से पाई वेरी गुड पाई बाय 2 से पाई मॉड cos x dx। dx इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? a इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 मॉड 0 cos से x। पाई अब जानते हैं कि सर 0 से cos पाई x बाय 2 dx। हाँ जी, cos x आएगा और दूसरे वाले में माइनस cos x माइनस हो जाएगा। वेरी माइनस क्यों आया? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos। वो नेगेटिव होता है और जब अगर मॉड के अंदर वाला चीज नेगेटिव होगा तो मॉड क्या करेगा? साइन लगा के निशान के साथ बाहर निकालिए। निशान के साथ बाहर लेता है। लो भैया एक निशान ले लो। अब इसकी कहानी तो अपना पप्पू भी बना देगा, तो दुकान वाला पप्पू। पी के कौन सा पप्पू?
वो मेरे बगल में राशन बेचता है, वो पप्पू बना देगा। किसी और को भी पप्पू बोलते हैं। माइनस बिल्कुल सर नहीं, हमारा प्रधान है। पप्पू बोला जाता है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन एक्स पाई बाई 2 से लेकर के पाई। अब आगे का कहानी, साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई 0 माइनस 1। सो ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? ए का वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। खत्म सवाल। क्या हमने ग्राफ बनाया? नो सर। नो। इसका मतलब सर निराश होने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है। है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आप हो। अब एक बात बताओ सर, हमको एक्चुअली एफर्ट कहां मारना है? बेटा आपको एफर्ट मारना है सिर्फ एक जगह। पता करो कि जो फंक्शन दिया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस इतना एफर्ट मार दिया आपने। वो ग्राफ देखकर पता लगाइए, बिना ग्राफ देखे पता लगाइए, बस आप पता लगा लो। जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि सर फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो आप समझ गए सर मॉडुलस देने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको समझ में आया कि सर ये फंक्शन इतने दूर में पॉजिटिव होता है, इतने दूर में नेगेटिव होता है, तोड़ दो। अब ये cos x हमारे लिए नोन पर्सन था, हम cos x के बारे में जानते हैं, है ना, कि सर cos x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मॉड से एज इट इज बाहर निकाल दीजिए। cos x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सर ये नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव के साथ बाहर निकालेगा। सिंपल। हमारे लिए cos x एक नोन पर्सन था, नोन फंक्शन था, तो हमारे लिए ग्राफ ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन क्या होगा अगर इसी इक्वेशन को मैं ग्राफ से अप्रोच करूं? ग्राफ से अप्रोच करना है तो चलिए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करना है बेटा? ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? कॉस का। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई तक। ये रहा 0 और ये रहा बच्चा लो पाई। हमको क्या करना है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, कर्व एंड x एक्सिस। जो एरिया बाउंड हुआ है वही एरिया हमको इवैल्यूएट करना है। सिंपल सर। वी नो कि सर दिस वैल्यू विल बी 0। जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ये वाला एरिया निकालने को। सर ये वाला एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है सर, तुरंत निकाल देंगे। हो गया। अब ये ग्राफ देखकर ही पता चल रहा है कि सर हाफ जो पोर्शन है इसका ऊपर है और हाफ जो पोर्शन है बेटा वो नीचे है। तो मैं डायरेक्टली कैसा लिखूंगा? मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 में, क्योंकि ग्राफ ऊपर है तो बेटा ये बिना मॉड का, ध्यान से सुनिए, cos x dx, और प्लस में क्योंकि ग्राफ नीचे है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? पाई बाई 2 से लेकर के पाई cos x dx और मॉड बंद। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। सर अब यस आपको सर। होगा कि सर ये जो चीज लिखा है ना आपने, ये जो चीज लिखा है आपने, ये वाला चीज और ये वाला चीज अलग अलग थोड़ी है, सेम है। इसलिए मैंने आपको बोला कि बेटा ये गया भाड़ में, याद रखो सिर्फ इसको। खत्म कहानी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। सॉल्व कर लो यस सर आ गई। तो बेटा उसको सॉल्व। यस सर कर लेंगे। तो एक जगह छोड़ दीजिएगा और एक टैग लगा देते हैं घर पे। 2 आ गया आंसर इसका। GPK। हाँ जी। अब क्यों जाते जाते एक चीज ले लिया जाए? फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपके लिए एक सवाल जाते जाते सॉल्व करके जाते। y इज इक्वल टू log x, x इज इक्वल टू 1 by e, x इज इक्वल टू e एंड x एक्सिस। लीजिए, समय मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए 4 मिनट, 5 मिनट लो सॉल्व करो, क्योंकि नए नए खरीद के उतरे क्वेश्चन ना। हमें देते हो। हाँ जी, सारे अजीब क्वेश्चन हमें देते हो आप। अभी नए नए फील्ड का ही है ना एकदम। आपने तो पहले 2-4 बॉल खेलिए, आंख सेट हो जाएगा, फिर मारिएगा बाउंस सीधा, 1 बाउंस चौका।
ये वाला चीज हमें लॉग मन नहीं है आपको करने का तो बोलिए, मैं करा देता हूँ। नहीं सर, करते हैं ट्राई। आप इग्नोर कर रहे हो, मेरी तो आ रही है। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, करिए। 5 मिनट का समय है बेटा, आराम से करो। हाँ जी बेटा लोग, टाइम ओवर हो गया किसी का? हाँ जी हरी बेटा, आंसर बताइए। अटेम्पटेशन देखना, मैंने ग्राफ बनाया ना लॉग का, और वो देखा कि कहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। तो जैसे 1 पे कर रहा, तो 1/e और से 1 तक log x dx प्लस फिर मॉड 1 से लेकर e log x dx मॉड क्लोज। वैसे उल्टा कर दिया बेटा। फोटो भेजिए आप लॉग एक्स का, सॉल्यूशन का फोटो भेजो जल्दी मुझे। सिर्फ नाउ द लैपटॉप है क्वेश्चन, मेरे पास, फोन नहीं यामिनी है। बेटा आपका जो लैपटॉप है आंसर, मेरे पास, फोन नहीं है। क्या बोला आपने? लैपटॉप है मेरे पास, फोन नहीं है। आपने बेटा मॉड ना दूसरी जगह लगा दिया है। 1 से ई में मॉड नहीं लगेगा, 1/e से 1 में मॉड लगेगा। अच्छा, फन फैक्ट देखिए, केशव एंड सरिता का जो यामिनी का जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आंसर इस सवाल में 90% लोगों का आता है। नाउ यू गाइज नो कि फॉर आईआईटी दे ऑल आर लुकिंग फॉर रिमेनिंग 10%। आप लोग जानते हो मिस्टेक कहां पे किए हो? जहां पे मिस्टेक लोग करना चाहते हैं। 2/e तक गया ना आपने, मतलब आप सॉल्यूशन सही किए हो, मेथड आपका बिल्कुल सही है। मिस्टेक कहां पे? लास्ट स्टेप में।
देखिए कहाँ पे मिस्टेक है। अब क्योंकि आप लोगों ने बना दिया है तो फटाफट फटाफट मैं जरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। log x का ग्राफ बुड्ढा फंक्शन ऐसा आता है सर, जहां पे ये 0 बनता है वो होता है 1, 1 से लेकर के 0। बात रही e की तो सर e का वैल्यू होता है 2.718, तो e हो गया यहाँ पे। बात रही 1/e की तो सर वो होता है 1/e, मतलब 1/2 बोले तो 0.5 समथिंग आएगा, तो ये हमारे लिए हो गया 1/e। हमसे जो एरिया पूछा जा रहा है सर वो एरिया पूछा जा रहा है ये वाला, हमसे एरिया ये वाला पूछा जा रहा है सर। अब हमने इतना तो समझ में आ गया है सर कि आधा पोर्शन नीचे है आधा पोर्शन ऊपर है। तो अगर मैं एरिया लिखने जाऊं, एरिया होगा मॉड 1/e से लेकर के e 1 log x dx मॉड 1, प्लस में ऊपर वाला एरिया कितना है 0 नहीं 1 से लेकर के e log x dx। यामिनी बेटा बताओ log x का इंटीग्रेशन आपने कितना लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ log x, यामिनी आप बताइए। तो मैं टी लेके किया था। log x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x log x minus x। वेरी गुड, किसने बताया ये? किसने बताया ये इंटीग्रेशन? सोनाक्षी ने बताया। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। बट सर आपने यामिनी से पूछा था, हमने भी किया है ये। सर तो कोई इसको तो टी कुछ लेके बोलना किया नहीं था। सर। रुक जाइए x log x माइनस x 1/e से लेकर के e, अरे देवा 1 रे, और ये हो गया आपका मॉड। इतना हंसी आएगा ना आपको अपने आप पे, अरे यार हमने ये कर दिया। प्लस में x log x माइनस x 1 से लेकर के e तक। वैसे एक चीज और बताएंगे बेटा लोग, log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। परफेक्ट, क्या बात, 0। वेरी गुड। log 1 इज इक्वल टू 0। log 0 कितना होता है? ग्राफ देखकर नॉट बता दो यार। डिफाइंड, एरर। 0 पे नीचे आ रहा है, नॉट डिफाइंड, माइनस इनफिनिटी को जा रहा है, नॉट डिफाइंड सर। तो चलिए जरा 1 रखते हैं, 1 रखते ही log 1, अरे बाबा इधर एक से 1 रखेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 रखते के साथ log 1 0, मतलब सिर्फ -1 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -1 माइनस लोअर लिमिट। अच्छा अगर log e कितना होता है? हाँ जी 0 या 1 1 e होता है 1, तो मुझे ये बताओ log 1/e कितना होगा? -1। -1। शानदार। तो आप रखोगे बेटा यहाँ पे 1/e, फिर रखोगे log 1/e -1, इधर आ जाएगा -1/e माइनस, फिर यहां पे जाएगा 1/e, और आपने किया यहाँ पे मॉड बंद। बिल्कुल यहां तक सही है आप लोग? अब यहां तक गलती कर दी मतलब फिर तो खेल गड़बड़ है आपका। चलिए ई रखते हैं, ई रखते के साथ यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, तो 1 हो गया, ई माइनस ई माइनस 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये 0 -1 -1। अब देखिए असली खेल, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2/e, तो मैं ओवरऑल क्या लिख देता हूं बेटा, -1 प्लस 2/e। यहां तक किसी को कोई शिकायत? बुरा ना मानो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 2/e -1। हाँ जी, यस सर। और यहां पे आप लिखोगे +1। अब आप लोग का जादू, यू विल ओपन दिस मॉड लाइक दिस 2/e -1 +1, और आंसर आता है बेटा 2/, यह आपने किया है। क्या मैं सही हूं? क्या आपने ऊपर ही
आप यस आपने ऊपर ही हाथ खड़ा कर दिया। सर, मैं तो अभी फेयर कॉपी पे भी नहीं कर दिया। अब देखिए जादू, क्या इंटरेस्टिंग चीज है। सर मैंने तो उल्टा ही लिख दिया इसको, ई 2 बाई कोई जादू 2 देखो, लिख जादू दिया। देखो, जादू देखो आप बेटा। ई का वैल्यू होता है, मतलब आपको हंसी आएगी एक्चुअली अपने आप पे कि सर हमने क्या सिली, नहीं सर बिल्कुल सिली मिस्टेक किया है। हम सर जानते हैं कि ई का वैल्यू होता है 2.718, पाई का वैल्यू होता है 3.142। ये तो याद रखिएगा, 2.718, इसका मतलब कि बेटा 2/2.718 है। आपको ये भी फंडा मालूम होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में आता है, हमेशा 0-1 के बीच में आएगा। कोई भी नंबर ले लो आप, 2/5 ले लो 0.4 आएगा, 1/1000 ले लो 0.001 आएगा। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा आंसर आता है। इसका मतलब कि सर मेरा 2/e जो होगा, मेरा 2/e जो होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। इस बात को समझते हैं आप बेटा? यस सर। यस सर। नहीं आप लोगों को सर ये 0-1 के बीच में आएगा, और 0-1 के बीच में आने से -1 कर रहा हूं तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। इसका मतलब सर मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा मॉडुलस किसके साथ खुलता है? माइनस के साथ माइनस। खुलता है। तो इट विल बी माइनस ऑफ 2/e -1 और +1 हो गया यहाँ पे। सो ए का जो वैल्यू होगा बेटा होगा -2/e +1 और फाइनल आंसर क्या होगा? 2 - 2/e स्क्वायर यूनिट। सी द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। क्या जबरदस्त फंसाया आप लोगों को ना। सब चीज Yes. आती हुए गलती किया आपने। यस सर। यस जानते हो क्यों? क्योंकि आप हर चीज को हल्के में ले लेते हो। आप खुद से मान लिए कि सर ये पॉजिटिव है ना, बेटा इधर पीट दिया आपको। और अगर देखा जाए तो बेटा अपने टाइम का जेई का सम था, समझ गए? मैंने तो मॉड लगाया ही नहीं था। तो हो गया ना प्रैंक आपके साथ। तो हर चीज को हल्के में मत ले। जेई का सम अगर देखते ना आप तो 90% श्योर हो जाइए कि अगर देखने में इजी लग रहा है तो मतलब सिली मिस्टेक होगा। तो हर चीज को बहुत सावधानी से देखना पड़ता है। लास्ट में जिन बच्चों ने गड़बड़ किया है ना, काम खत्म। आधा बच्चे निकल गए। पता नहीं क्यों। सर ऑप्शन में गलत वाला था। हाँ जी बेटा। 2/e था ऑप्शन।